आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे और हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 2 है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी की पार्ट नंबर लोग 6 छठे पार्ट की आज पढ़ाई करेंगे। और आज के पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज के पार्ट में हम जानेंगे बोल्शेविक क्रांति, जिसको रूसी क्रांति भी बोलते हैं, उसी का परिणाम जानेंगे। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, इसको पहले देखते हैं कि पूछा कैसे जाएगा। इसको कई तरीकों से पूछा जा सकता है। ये जो आज का टॉपिक है बहुत वीवी है, ये बहुत ज्यादा खास है, ठीक है। और ये पूछा कैसे जाएगा पहले हम जान लेते हैं। देखिए, इसको पूछने का कई तरीका है। ऐसे ही पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति के परिणामों को लिखे, तो आपको ये क्या यहाँ पर 6 पॉइंट आपको दिख रहा है। कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में कोई भी 5 पॉइंट आप ले लोगे, 3 पॉइंट इसमें से लिख देना, 2 पॉइंट इसमें से को लिखकर जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए कि रूसी क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ, तो आपको 3 पॉइंट इसमें से लिख देना, 2 पॉइंट इसमें से लिख देना है। आगे समझ में। लेकिन जब पूछा जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, रूस मतलब सोवियत संघ, जब भी हम सोवियत संघ बोलेंगे तो आप समझिएगा कि रूस की बात हो रहा है। सोवियत संघ बोलेंगे तो क्या समझिएगा, रूस की बात हो रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। आगे समझ में। जब पूछा जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति का विश्व के अनेक देशों पर या अन्य देशों पर या विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको ये 3 पॉइंट लिख देना है। तो समझ में आ गया ना कि कब किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तुमको उसको किस तरह से आंसर देना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सबसे पहले करना क्या, आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप क्या करोगे, बाद में इसको लिख लोगे कॉपी में। इससे होगा क्या कि आपका एक अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप हर एक मेरा वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते हो और उसको क्या करते हो, कॉपी में लिख लेते हो, तो अब तक तो बहुत अच्छा खासा आपका नोट्स बनकर तैयार हो गया होगा। जैसा कोचिंग में तैयार करवाया जाता है, उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छा ये नोट्स मिल जाएगा। आया समझना। हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक का हम आपको क्या करते हैं, पूरा नोट्स देते हैं, फुल नोट्स देते हैं, वो भी बोर्ड पर लिख करके, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे आपसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट अब इसको क्या करते हैं, समझाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या है, हम लोग पिछले पार्ट नंबर 5 में क्या पढ़े थे, हम लोग बोल्शेविक क्रांति के कारण पढ़े थे ना। पार्ट नंबर 5 में हम लोग बोल्शेविक क्रांति, जिसको रूस की क्रांति बोलते हैं या रूसी क्रांति बोलते हैं, इसका क्या क्या कारण था वो हम लोग जान चुके हैं। अगर आपको कारण पता है तो ये समझने बहुत इजी हो जाएगा। कारण आपको पता है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए उसी का 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना था। ठीक है, ये छोटा मोटा कोई बात नहीं था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना था। इसका जो प्रभाव है सिर्फ सोवियत संघ पर ही नहीं, सोवियत संघ मतलब सिर्फ रूस पर ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों पर ही पड़ा, बहुत सारे देशों पर पड़ा इसका प्रभाव, पूरे विश्व पर पड़ा। मतलब ये सिर्फ सोवियत संघ को ही प्रभावित नहीं किया, ये विश्व को भी प्रभावित किया। इतना बड़ा ये घटना था। ठीक है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ा चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोवियत संघ, जिसको बोलते हैं रूस, है ना। रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव है स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। इसका पहले मतलब समझिए, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत मतलब जो सदियों से 1917 की क्रांति के पहले, 1917 की रूसी क्रांति के पहले रूस में क्या था ना कि सदियों से अत्याचारी शासन चल रहा था। किसका? रोमनो वंश का। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो 1917 की क्रांति के पहले, ठीक है, 1917 की क्रांति के पहले सदियों से चला आ रहा था रोमनो वंश का शासन। वो भी अत्याचारी शासन था। कैसा शासन था? अत्याचारी था, निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, मतलब उसमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं था। इस शासन में जनता की स्थिति क्या था? पूरा खराब हो चुका था। जो आम जनता था उसकी स्थिति क्या हो चुकी थी? बहुत ही खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस रोमनो वंश का शासन में क्या हो गया? अंत हो गया। ये जो क्रांति हुआ, क्रांति के बाद क्या हुआ? रोमनो वंश के शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। आ रहा है समझे ना, रोमनो वंश के शासन में क्या हो गया? अंत हो गया। अब राजतंत्र की जगह पर क्या शुरू हो गया? जनतंत्र। पहले राजतंत्र चल रहा था ना, क्रांति के पहले रूस में राजतंत्र चल रहा था, अब क्रांति के बाद रूस में क्या हुआ? जनतंत्र की स्थापना हुई, मतलब जनता का शासन। तो दिखा ना परिणाम? नहीं दिखा। पहला परिणाम क्या निकला कि सर सदियों से जो चला आ रहा था रूस में रोमनो वंश का अत्याचारी शासन, किस वंश का? रोमनो वंश का अत्याचारी जो शासन चला रहा था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। अब राजतंत्र के जगह पर किसका स्थापना हुआ? जनतंत्र का। बस इतना लिख देना, समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब सेकंड पॉइंट क्या है? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग जब भी हम बोले तो आपको दिमाग में रखना है कि सर किसान, मजदूर या गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। जब भी हम बोले सर्वहारा वर्ग तो आपको दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में यही रखना है कि सर किसान, मजदूर या गरीब लोगों की बात करें, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। पहले के पार्ट में ये क्वेश्चन भी लिखा चुके हैं कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, लिखा चुके हैं ना। तो अब यहाँ लिखिए सर्वहारा वर्ग की स्थिति में सुधार। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिखे क्या? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद के सपना, ऐसे लिखे ना। आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि सर्वहारा वर्ग की स्थिति में सुधार, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, ऐसे भी करके आप पॉइंट बना सकते हो। पॉइंट बनाना आपके हाथ में, ठीक ना। ऐसे नहीं कि जो हम पॉइंट बनाए आप वही बनाओ,
अब बस आपको समझना है, अगर आप समझ लेते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट यहाँ पर बना सकते हो। क्या हम लिखें सर्वहारा वर्ग का अधिनायक पद, आप ये लिखिएगा। अरे आपको जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगा ये लिख दीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लिखिएगा सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में सुधार, स्थिति में सुधार, है ना, ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हो। तो समझे हुआ क्या? हुआ यह है कि 1917 की क्रांति के पहले जो सर्वहारा वर्ग था, सर्वहारा वर्ग मतलब किसान मजदूर ये सब, है ना, तो जो सर्वहारा वर्ग था उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी, पूरा बर्फ से बर्तर हो चुका था। किसका स्थिति? सर्वहारा वर्ग की स्थिति। आए समझे ना, समझिए 1917 की क्रांति के पहले रूस में सर्वहारा वर्ग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, ठीक है ना। जैसे ही 1917 की क्रांति हुआ तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान किस पर लिया गया? सर्वहारा वर्ग पर। सबसे विशेष ध्यान किस पर लिया गया? सर्वहारा वर्ग पर। सर्वहारा वर्ग की स्थिति में बहुत सुधार किया गया। सर्वहारा वर्ग की स्थिति में क्या किया गया? बहुत सुधार किया गया। पहले क्या था? पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो जमींदार होता था, भूमिपति होता था। अब भूमि का मालिक किसको बना दिया गया? किसानों को। अब भूमि का मालिक किसको बना दिया गया? किसानों को। पहले भूमि का मालिक होता था जमींदार, भूमिपति। अब कौन हो गए? किसान हो गए। तो किसानों की स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उद्योग धंधा जो था, पहले कल कारखाने जो होते थे, उद्योग धंधे जो होते थे, उस पर कंट्रोल होता था किसका? पूंजीपतियों का। किसका? पूंजीपतियों का। पूंजीपति होता है जिसके पास पैसे हैं, उनका होता था कंट्रोल। लेकिन अब कंट्रोल किनका है? मजदूरों का, श्रमिकों का। अब किनका कंट्रोल हो गया उस पर? मजदूरों का, श्रमिकों का। तो इनकी स्थिति में सुधार आया? नहीं आया सुधार? पहले क्रांति के पहले ऐसे लिखे जैसे हम बोल रहे हैं ना, आप वही बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। तो क्रांति के पहले उद्योग धंधों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता था। किसका नियंत्रण होता था? पूंजीपतियों का। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ? इसमें सुधार हुआ। अब उद्योग धंधों पर किसका नियंत्रण हो गया? श्रमिकों का। किसका नियंत्रण हो गया? श्रमिकों का। पहले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई नियम कानून नहीं थे, श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्रांति के बाद हुआ क्या कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारे क्या बनाए गए? नियम कानून बनाए गए, ठीक है। नियम कानून बनाए गए, उनको बहुत सारा अधिकार दिया गया। यहाँ तक उनको मतदान का भी अधिकार दिया गया। मतदान मतलब वोट करने का अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार भी उनको मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ ना। सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया? सर्वहारा वर्ग पे। इसीलिए तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति बोलते हैं रूसी क्रांति को। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि रूसी क्रांति को क्या बोलते हैं? तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति। या सर्वहारा वर्ग की क्रांति किसको बोलते हैं? तो रूसी क्रांति को। जैसे एक और पॉइंट बता देते हैं आपको, फ्रांस की क्रांति को बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को क्या बोलते हैं? बुर्जुआ वर्ग की क्रांति। और रूस की क्रांति को क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग की क्रांति। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति को बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग की क्रांति और रूस की क्रांति को क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग की क्रांति। इसमें सबसे ज्यादा लाभ, इस क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा? तो सर्वहारा वर्ग को। आगे समझ में। अब तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ये भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को बोलते हैं जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। ध्यान से सुनिए, कोई पूछे बताइए तो जरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा कि सर उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, जहां पर लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है ना। लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को वो क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। धार्मिक मामलों में सरकार अपना हाथ नहीं डालता है, तब बोलेंगे उस राज्य को क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य। आ गया समझ में? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको बोलते हैं? तो कोई क्वेश्चन पूछ ही देगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको बोलते हैं, क्या बोलिएगा? उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा जहां, पॉइंट नंबर 1, कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा। लोगों को क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा। वो किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से मान सकते हैं, अपना धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखिएगा कि धार्मिक मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आगे समझ रहे हैं? तब यहाँ पर देखिए, रूस में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। रूस में भी, अब यहाँ पर देखिए वो था अलग क्वेश्चन, अब यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं आपको। रूस में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। मतलब पहले क्या था? क्रांति के पहले धर्म पर या धार्मिक मामलों में किसका नियंत्रण था? चर्च का। क्रांति के पहले धार्मिक मामलों पर, धार्मिक जीवन पर किसका कंट्रोल हुआ करता था? चर्च का। किसका कंट्रोल हुआ करता था? चर्च का। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म को नहीं मान सकता था, धर्म को नहीं अपना सकता था। लेकिन अब क्रांति के बाद हुआ क्या कि चर्च का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। धार्मिक मामलों में जो चर्च का प्रभाव था ना, वो समाप्त कर दिया गया। धार्मिक मामलों में जो चर्च दखलंदाजी करता था, वो समाप्त कर दिया गया। लोगों को क्या किया गया? अधिकार दिया गया कि आप अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया।
ठीक ना। इस प्रकार सोवियत संघ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या किया गया, स्थापना किया गया। आया, सोवियत संघ में क्या किया गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया। यह था आपका सोवियत संघ पर प्रभाव, रूस पर प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे विश्व पर प्रभाव। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विश्व पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा, ठीक ना। अब इतना प्रभाव पड़ा कि सबको तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या किए, उसमें से जो 3 पॉइंट बहुत खास पॉइंट हमको लगा वो हम यहाँ पर आपको मिल गए। पहला पॉइंट है साम्यवादी सरकारों की स्थापना। तो रूस में क्या हुआ, क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, और रूस के जैसा ही विश्व के और भी कई सारे देशों में क्या हुआ, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, जैसे चीन और वियतनाम, और भी बहुत सारे देश है जहां पर साम्यवादी सरकारों की क्या किया गया, स्थापना किया गया। आया समझ ना। तो क्या लिखेगा, पहला पार्ट में लिखिएगा साम्यवादी सरकारों की स्थापना। इसमें लिखिएगा कि सोवियत संघ रूस के जैसा ही विश्व के कई सारे देशों में क्या किया गया, सो ये साम्यवादी सरकारों की स्थापना किया गया, जैसे चीन, वियतनाम। तो ठीक है। इसके बाद सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि। तो सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि सिर्फ रूस में ही नहीं हुआ, सिर्फ रूस में नहीं हुआ, विश्व के बहुत सारे देशों में भी हुआ। पहले होता क्या था कि सरकार किसानों को, मजदूरों को ध्यान नहीं देता था। पहले क्या, सरकार जो था किसान, मजदूर या गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देता था। जैसे ही रूस की क्रांति हुआ तो विश्व के जितने भी देश है वहां पर सरकार लोग क्या किया, इन पर ध्यान देना शुरू कर दिए, इनका ख्याल करना शुरू कर दिए, ख्याल रखना शुरू कर दिए। ऐसा समझे ना। विश्व के प्रत्येक देश के सरकार इनको रोटी, कपड़ा, मकान देना क्या करने लगे, अपना कर्तव्य समझने लगे, ठीक ना। सबसे पहला अपना कर्तव्य विश्व के जो जितने भी देश के सरकार थे वो क्या बना लिए कि इन लोगों को क्या करना है, हर तरह से क्या करना, मदद पहुंचाना है, सहायता पहुंचाना है, इनकी स्थिति में सुधार करना। इतना ही नहीं, जो हमारा राष्ट्र संघ है, कौन है, राष्ट्र संघ, पता है ना, राष्ट्र संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये किसी देश का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसका काम चलता है। तो ये जो राष्ट्र संघ है ये भी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, कई तरीकों से ये भी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, और इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना किया। आया समझे ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना किया, जो श्रमिकों के मामलों को देखता है, जो मजदूरों का मामला हुआ ना, श्रमिकों का मामला, उसको देखने का काम इसी को है। आया समझे ना। तो ये था। अगला है सिख युद्ध का जन्म। तो देखिए क्या हुआ, जब रूस की क्रांति हुआ, क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, ठीक है। तो रूस को देखा देखी और भी बहुत सारे देशों जैसे चीन, वियतनाम में भी क्या हुआ, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, और भी बहुत सारे देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ। एक तरफ साम्यवादी देशों का नेता कौन बन गया, एक तरफ से साम्यवादी देशों का नेता बन गया रूस जो है साम्यवादी देशों का नेता बन गया, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका पूंजीवादी देशों का क्या बन गया, नेता बन गया। और दोनों बहुत शक्तिशाली देश है, पता है ना आपको। रूस भी बहुत ही शक्तिशाली देश है और ये अमेरिका भी बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका बन गया पूंजीवादी देशों का नेता और रूस बन गया क्या, साम्यवादी देशों का नेता। दोनों अपनी अपनी विचारों को क्या कर रहा था, प्रसार कर रहा था, फैला रहा था। तो इसी क्रम में दोनों क्या हुए, आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में अपने अपने विचारों को फैलाने के क्रम में दोनों आपस में क्या हो गए, भिड़ गए, है ना। दोनों में टक्कर हो गया। तो दोनों में टक्कर तो मारपीट हो गया नहीं, मतलब दोनों में मनमुटाव हो गया विचार को लेकर। क्या लेकर, विचार को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। किसमें, अमेरिका और रूस में। सिर्फ अमेरिका और रूस में नहीं, जितने भी पूंजीवादी देश है उनमें और जितने भी साम्यवादी देश है उनमें, दोनों में क्या हो गया, विचारों को लेकर मतभेद हो गया। और इससे किसका जन्म हुआ, शीत युद्ध का जन्म, है ना। अब शीत युद्ध का जन्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि शीत माने होता है वो बर्फ से मारामारी करता होगा। तो इसको सर्दी पकड़ लिया होगा, उसको सर्दी पकड़ लिया, उसको जाके पास छींकता होगा, उसके पास जाके छींकता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। शीत युद्ध का मतलब हो गया कि बस दोनों में विचारों में क्या हो गया, अंतर आ गया। तो उसी अंतर के कारण दोनों में मतभेद हो गया। किन दोनों में, तो साम्यवादी देशों में और पूंजीवादी देशों में। शीत युद्ध है जो किन में है, साम्यवादी देशों में और पूंजीवादी देशों में। साम्यवादी देशों का नेता कौन है, रूस। पूंजीवादी देशों का नेता कौन है, अमेरिका। इनमें क्या हो गया है, शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ, क्या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो बस ये लिखेगा क्या, शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ, इसको हम अलग से बता रहे हैं। अब कितना समझ जाओगे। और शीत पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन में कि बताइए शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ, तो इतना आप नहीं लिख सकते, इसी में से ये पूरा लिख देना तो हो जाएगा शीत युद्ध का जन्म। समझ आ गया शीत युद्ध का जन्म कैसे हुआ। शीत युद्ध क्या है, समझ आ रहा है, अभी भी चल रहा है शीत युद्ध, अभी चल रहा है। बहुत सारे देशों में शीत युद्ध चल रहा है। नहीं, ये देश उसके प्रति जहर उगल रहा है तो वो देश उसके प्रति जहर उगल रहा है, यही तो है शीत युद्ध। लड़ाई नहीं हो रहा, गोली बारूद बम ये सबसे लड़ाई नहीं हो रहा है। बस ये देश उसके प्रति क्या कर रहा है, जहर उगल रहा है, तो वो देश इसके प्रति जहर उगल रहा है, ये देश उसके प्रति जहर उगल रहा है। ऐसा सब देश लगभग कर रहे हैं। तो सभी देशों के बीच क्या शीत युद्ध छिड़ा हुआ है ना। शीत युद्ध क्या है, सब देश के बीच छिड़ा हुआ है। आगे समझे ना। तो यही था तो बोल्शेविक क्रांति के परिणाम। अब इसको एक बार अच्छा से समझ लेते हैं
ठीक है, क्या क्या परिणाम हुआ? तो बोल्शेविक 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुआ, उसका जो परिणाम हुआ वो विश्वव्यापी हुआ। विश्वव्यापी मतलब क्या? सिर्फ सोवियत संघ पर, सिर्फ रूस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये विश्व के अनेक देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सोवियत संघ पर प्रभाव। तो सोवियत संघ पर प्रभाव, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट में क्या है? स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत, अत्याचारी जारशाही का अंत। आपको जो मन में आता है वो बना के लिखो पॉइंट, ऐसा समझना, अत्याचारी जारशाही का अंत। लिखेंगे कि 1917 की क्रांति के पहले रूस में सदियों से जो चला आ रहा था रोमनो वंश का शासन, रोमनो वंश का अत्याचारी शासन, लिखेगा रोमनो वंश का अत्याचारी शासन, उसका क्या हो गया? डी एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया, अंत हो गया, है ना। अब राजतंत्र की जगह पर किसका स्थापना किया गया? जनतंत्र का, बस हो गया। दूसरा पॉइंट है सर्वहारा वर्ग। हम बोले सर्वहारा वर्ग मतलब किसान, मजदूर और भी गरीब लोग की बात हो रहा है। तो सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुआ। रूसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुआ। क्रांति के पहले क्या था? इनका कोई अधिकार नहीं था, सर्वहारा वर्ग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। किनकी स्थिति? सर्वहारा वर्ग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, ठीक ना। तो क्रांति के बाद इनकी स्थिति में क्या किया गया? सुधार लाने का प्रयास किया गया, और लाने का प्रयास नहीं क्या किया गया? सुधार कर दिया गया, इनकी स्थिति में सुधार लाया गया, ठीक है। पहले क्या था? पहले जमीन के मालिक कौन होते थे? भूमिपति या जमींदार। आप जमीन का स्वामित्व मालिक किसको बनाया गया? किसानों को बनाया गया। पहले उद्योग धंधों पर, कल कारखानों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता था? पूंजीपतियों का। अब क्रांति के बाद उद्योग धंधों पर नियंत्रण किसका मिल गया? मजदूरों का नियंत्रण हो गया उस पर। मजदूरों का उसमें क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। श्रमिकों का उसमें कंट्रोल हो गया। पहले श्रमिकों के लिए कोई नियम कानून, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। लेकिन अब श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनके सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। श्रमिकों को पहले कोई अधिकार नहीं था, अब श्रमिकों को क्या किया गया? बहुत सारे अधिकार दिए गए, मतदान का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार रूस की क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा? सर्वहारा वर्ग को। इसलिए रूस की क्रांति को सर्वहारा वर्ग की क्रांति कहते हैं। कोई पूछेगा बताइए रूस की क्रांति को सर्वहारा वर्ग की क्रांति क्यों कहते हैं? लिखोगे आंसर? लिखोगे ना, जो भी बोले वही लिख रहा है ना, कि रूस की क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा? सर्वहारा वर्ग को, है ना। इसको किया भी कौन? सर्वहारा वर्ग के लोग ही किए, वही लोग ने किए जी, और उन्हीं को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा भी। इसे इसको बोलते हैं सर्वहारा वर्ग की क्रांति। अगला पॉइंट क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो क्रांति के पहले, रूस में क्रांति के पहले धर्म पर या धार्मिक मामलों पर, धार्मिक जीवन पर चर्च का अधिकार था, चर्च का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? चर्च का, वही पादरी लोगों का, ठीक है। चर्च के जो फादर होते हैं ना, पादरी लोग होते हैं ना, उनका नियंत्रण हुआ करता था धार्मिक मामलों पर। लेकिन क्रांति के बाद चर्च का प्रभाव क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, चर्च का प्रभाव खत्म कर दिया गया, ठीक है। चर्च का प्रभाव क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। अब धार्मिक मामलों पर किसी का प्रभाव नहीं था। लोगों को क्या मिल गया? धार्मिक स्वतंत्रता। पहले लोग क्या करते थे? अपनी इच्छा से कोई भी धर्म को अपना नहीं सकते थे, लेकिन अब कोई भी लोग अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, है ना। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं रहा, ठीक है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया, ठीक है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। इस प्रकार सोवियत संघ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे विश्व का प्रभाव। तो विश्व का प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट है साम्यवादी सरकारों की स्थापना। तो साम्यवादी सरकार की स्थापना में क्या करेंगे कि रूस के जैसा ही, सोवियत संघ के जैसा ही विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे चीन, वियतनाम, वहां पर भी क्या किया गया? सोवियत संघ की स्थापना किया गया, और बहुत सारे प्रयास भी जारी है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि। तो सिर्फ सोवियत संघ में ही नहीं, सिर्फ रूस में ही नहीं, बोल्शेविक क्रांति के कारण सभी जगहों पर, विश्व के जितने देश हैं, सभी देशों में जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे, किसान, मजदूर थे, उनकी स्थिति में क्या किया गया? सुधार लाने का प्रयास किया गया। सभी देशों की सरकार क्या किए? किसान, मजदूर की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। सब देश की सरकार ही नहीं, यहाँ तक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है राष्ट्रसंघ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये भी क्या किया? तो सर्वहारा वर्ग की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया, श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया, और इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया। इसके बाद शीत युद्ध का जन्म। तो शीत युद्ध का जन्म क्या हुआ? तो जैसे ही रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, तो रूस के देखा देखी क्या और भी बहुत सारे देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ, और साम्यवादी देशों का नेता बन गया रूस। दूसरे तरफ पूंजीवादी देशों का नेता कौन था? अमेरिका। और दोनों बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था, दो शक्तिशाली देश है जी। तो साम्यवादी देशों का नेता रूस और पूंजीवादी देशों का नेता अमेरिका। दोनों क्या कर रहे थे? अपने अपने विचारों को फैला रहे थे, दोनों अपने अपने विचारों को क्या कर रहे थे? पूरी दुनिया में फैला रहे थे। इसी क्रम में दोनों आपस में क्या हो गया? घिर गए, दोनों में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। किस चीज को लेकर? विचार को लेकर, वैचारिक मनमुटाव। देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि शीत युद्ध जो है एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था। वैचारिक मतलब विचार का युद्ध, विचार का युद्ध था, कोई गोली बारूद बम का युद्ध नहीं था, ऐसे ना। तो दोनों में क्या हो गया? साम्यवादी देशों में और पूंजीवादी देशों में दोनों में क्या हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। ये शीत युद्ध अभी भी चला आ रहा है,
ये अभी भी चला रहा है, बहुत सारे विश्व के देश एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। यही तो शीत युद्ध है ना। ये वास्तविक ना होकर क्या हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, मतलब वास्तविक जिसम ना होकर सिर्फ बोला बोली हो रहा है। आया समझना, यही है शीत युद्ध। तो मेरे आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले पार्ट में अभी बहुत सारे इसका पार्ट हमको पढ़ना है, लेनिन के बारे में जानना है, लेनिन का जीवनी पढ़ना है, उसके कार्य पढ़ने, लेनिन के क्या क्या कार्य किए, नई आर्थिक नीति जानना, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो है तो बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत खास है, वो 2 नंबर के 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब बताएंगे हम अगले के पार्ट में। आज से इतना है।